किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। मुस्कुराते हुए कुणाल का चेहरा देखकर अनिका को उस पर घिन आ रही थी। अनिका के दिल में आया कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर अनिका के स्वभाव ने उसके हाथ बांध रखे थे। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिए अनिका वहाँ से आगे चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़ कर आया और फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया। इस बार कुणाल अनिका के साथ ऐसी बातें करने लगा जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो बिल्कुल शरीफ लड़का बन चुका था। कुणाल ने अपनी आवाज और आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की और अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, उस दिन बॉलरूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे एहसास हो चुका है कि अगर किसी को मैं सच्चे दिल से पसंद करता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, ना कहीं बाहर गया और ना ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका को जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कुणाल ने फिर से उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? कुणाल की इस बात का अनिका ने गुस्से से जवाब दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो कुणाल, हमारे बीच में जो जबरदस्ती का रिश्ता था वो भी अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। कुणाल ने भी अपनी आवाज चढ़ा ली और अनिका से कहा, देखो जो बीत गया है उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं ना। अनिका ने कुणाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज लीव माई वे। कुणाल के लिए शरीफ बनने की एक्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अनिका को गुस्सा देखकर वो फिर से अपने असली रंग में आ गया और अनिका पर एहसान करने वाला हो इस तरह अनिका के साथ बातें करने लगा। कुणाल ने अनिका से कहा, ओके ओके, अब शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ना उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों ना हम अब साथ ही रहें। मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इवन आई एम वरीड अबाउट दैट, मगर तुम फिक्र मत करो। देखो मैंने सब कुछ सोच लिया है। मनाली से थोड़ी ही दूर पे मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिलवा दूंगा। तुम वहां बड़े आराम से रहना, नौकर चाकर सब कुछ होंगे तुम्हारे पास। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। महीने के महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिया करूंगा और उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे। कुणाल की यह ऑफर सुनकर अनिका के जी में आया कि वो कुणाल की जुबान खींच ले, लेकिन अनिका ने अपने आप को शांत करते हुए खुद को समझाया कि जब कुणाल उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ऐसे आदमी को जवाब देने से कोई फायदा नहीं। अनिका ने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। ऐसा कहकर अनिका ने कुणाल के ईगो पर वार किया था। कुणाल से बचकर अनिका प्ले एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुणाल पीछे से अनिका को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगा। तुम जानती हो आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? अनिका को ना तो कुणाल में इंटरेस्ट था और ना वो यहाँ क्या करने आया है इस बात को लेकर उसे कोई फर्क पड़ता था। जब कुणाल ने देखा कि अनिका उसकी बात सुनकर नहीं रुकी, तब कुणाल ने उसे कहा, मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। ये नाम सुनते ही अनिका के कदम रुक गए। कुणाल को लगा कि मल्होत्रा के नाम का असर अनिका पर भी हो गया था। अपनी बड़ाई मारते हुए कुणाल ने आगे कहा, उनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील क्रैक करने आया हूँ। देखना, ये डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुणाल अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में कहने लगा, अगर मैं अमीर बन गया तो तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। चलो, अगले महीने से तुम्हें महीने के पूरे 1.5 लाख दे दिया करूंगा। अब तो खुश हो ना? 1,50,000 की सैलरी अनिका राजलक्ष्मी को हर महीने दिया करती थी, मगर ये बात अनिका कुणाल को नहीं बताना चाहती थी। अनिका सिर्फ कुणाल से ये जानना चाहती थी कि आखिर अंजलि आंटी और किशन अंकल से कुणाल का क्या कनेक्शन था। जब अनिका को चुपचाप खड़ा देखा तो कुणाल को ऐसा लगा कि अनिका को रकम कम लग रही है। कुणाल अनिका के आसपास घूमने लगा और थोड़ा सोचकर अनिका से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी रकम 2.5 लाख कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना? कुणाल की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर अनिका को अब कुणाल पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। कुणाल हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना कुणाल, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अनिका का जवाब सुनकर कुणाल शॉक हो गया।
कुणाल ने अनिका से कहा। अरे यार 2.5 लाख रुपए भी कम लग रहे हैं तुम्हें? अच्छा, अब समझा। दरअसल चिंता तुम्हें अपनी बेटी की है। चलो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूं, मगर हां, उसे मैं अपना नाम नहीं दूंगा। जब वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। बस तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आगे चलकर वो अपने आने वाले भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा ना करे। डोगरा खानदान की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक होगा, उसका नहीं। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। कुणाल अनिका को माफ कर देगा, ये बात सुनकर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत हैरानी से कुणाल की ओर देखा और उसे पूछा, तुम मुझे माफ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुणाल ने अनिका की इस बात का भी बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उसे लगा अनिका को उसकी ऑफर पसंद नहीं आई, इसीलिए अब उसने अपनी ऑफर बदल डाली। कुणाल ने अनिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूं, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मनाली में तुम्हारा नाम बहुत खराब हो चुका है। आखिर तुम एक नाजायज बच्ची हो। अनिका ने एक हाथ से कुणाल को धक्का देते हुए कहा, अब बहुत हो चुकी है तुम्हारी बकवास। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जैसे ही अनिका आगे चलने लगी, कुणाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है, मान गया। चलो बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मान गया। मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी नाजायज बच्ची को अपना नाम भी दूंगा। अब खुश? वैसे भी मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं तुम्ही से शादी करूं। ये कहकर कुणाल अनिका के पास गया और जबरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को पीछे से जोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गई। धक्का इतनी जोर से लगा था कि अनिका 1 मिनट तक के लिए ये भी भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी थी। बस धीरे धीरे कुणाल की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी। Are you all right? अनिका, ठीक हो तुम? अनिका ने जब अपनी आंखों के सामने देखा तो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामिनी अनिका को देखे जा रही थी। कुणाल ने कामिनी को डांटते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? ये क्या किया तुमने? कामिनी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जादू चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं हो कुणाल? बचपन से ये मुझसे जेलस थी। मुझे जो चीज चाहिए वो इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है। कांट यू सी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। कामिनी अनिका पर अटैक करे उससे पहले कुणाल ने कामिनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे। गौतम ने कामिनी की ओर देखकर पूछा, कामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और अनिका, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तभी मनीषा बीच में आकर सबसे कहने लगी, मैं बताती हूँ ये क्या कर रही है यहाँ। इसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामिनी की सगाई की बातें तय करने वाले हैं। और हमेशा की तरह हमारी खुशियों पर बुरी नजर डालने यहाँ आ गई। फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की होगी। इसे लग रहा होगा कि वजन घटाने से ये बहुत खूबसूरत हो गई है और कुणाल इसके जाल में फंस जाएगा। मगर इसे पता नहीं कि कुणाल समझदार लड़का है। असली और नकली सोने की परख है उसमें। गौतम गुलेरिया ने कमल डोगरा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, कमल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे। अनिका मेरी ही बेटी है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत जलन है इसे, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें अनिका कोई ना कोई अड़चन डालने की कोशिश जरूर करती है। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी से अनिका की ओर इशारा करके उससे कहा, देखो अनिका, ये आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, कामिनी और कुणाल से दूर रहो। समाज में ऑलरेडी तुम हमारी बहुत बेइज्जती करा चुकी हो। अब बाकी रह ही क्या गया है? हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। कुणाल, जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब अनिका की बुराई सुनना उसके बस से बाहर हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बांध ली और गौतम की ओर गुस्से से देखकर कहा, बस कीजिए आप लोग। ये सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर आप किसी ने इसे कुछ भी कहा ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुणाल के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान हो गए।
कामिनी फटी आंखों से कुणाल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सब कुछ सच था। वो अनिका की साइड लेकर बोल रहा था। कुणाल अनिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही कामिनी एक झटके से जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। कुणाल ने अपने पापा कमल के पास आकर कहा, देखिए पापा, ना तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कह रहा हूँ और ना ही अनिका ने मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। मनीषा आगे आकर कुणाल को समझाने लगी। बुराई है बेटा, बहुत बुराई है। सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि ये शादी से पहले ही किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। भूल गए कितनी बेइज्जती हो गई थी हम दोनों खानदानों की। और अब ये लड़की अपना वजन घटाकर, चेहरे पर मेकअप लगाकर फिर से आई है तुम्हें फंसाने के लिए। और जैसे इसे पता चला कि तुम अब कामिनी से प्यार करते हो और बहुत जल्द तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो इसने तुम पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। बेटा, बचपन से पाल पोसकर जिस लड़की को हमने बड़ा किया, उस लड़की को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने अपनी सगी बेटी समझकर पाला था इसे, और देखो ये मेरी ही बेटी की खुशियां छीनना चाहती है। ये सिर्फ भोली बनने का ढोंग करती है। तुम इसके जाल में मत फंसो बेटा। अरे जो हमारी नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी। कामिनी की ओर देखो बेटा, बचपन से तुम्हें प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मनीषा ने देखा कि कुणाल के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और लगभग उसने मनीषा की सारी बातें अनसुनी कर दी थी। तो मनीषा हाथ जोड़कर कमल डोगरा से विनती करने लगी। देखिए कुणाल तो बच्चा है, अभी ना समझ है, आप ही समझाइए इसे। असली नकली के बीच का फर्क भूल गया है आपका बेटा। कहिए इससे कि जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा फैसला ना करे जिससे दोनों खानदानों की जिंदगियां तबाह हो जाए। कमल डोगरा थोड़ी देर शांत रहे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने गौतम और मनीषा से कहा, देखिए ये शादी ब्याह के फैसले पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। ऐसे फैसले हमें जबरदस्ती नहीं करने चाहिए। जिन्हें पूरी जिंदगी साथ रहना है उन्हीं पर यह फैसला छोड़ देना चाहिए। कमल ने कुणाल की ओर देखकर उससे पूछा, कुणाल, क्या तुम श्योर हो कि तुम अनिका के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो? कुणाल ने एक बार अनिका की ओर देखा और फिर अपने पापा कमल डोगरा की ओर देखकर कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कमल डोगरा धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आए। चक्कर आने की वजह से अनिका अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, मगर जो कुछ भी उसके आसपास चल रहा था वो सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अनिका के बिल्कुल पास आकर कमल डोगरा ने अनिका से पूछा, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ दोबारा शादी करना चाहती हो? सबकी नजर अनिका पर थी। कामिनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जैसे ही अनिका हाँ कहेगी, वो कॉरिडोर में रखे शो पीस से अनिका के सिर पर वार कर देगी। अनिका ने बिना वक्त लगाए एक ही सेकंड में कमल डोगरा के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अनिका के मुंह से ना सुनते ही सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, खासकर कुणाल को। कुणाल जिसने अभी अभी अनिका के लिए सबको खामोश कर दिया था, उस अनिका ने कुणाल को रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसके ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ था। कुणाल की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसके सिर पे खून सवार है। कुणाल ने अपनी एक मुट्ठी इतनी जोर से दीवार पर दे मारी कि पास टंगी पेंटिंग नीचे गिर गई। कुणाल ने चिल्लाते हुए अनिका से पूछा, क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम रिजेक्ट कर रही हो मुझे? अनिका ने बिना डरे कुणाल से साफ साफ कह दिया, तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे लिए दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात सुनते ही कुणाल ने लॉबी में रखा गमला जोर से पटककर तोड़ दिया। मौका देखते ही मनीषा दौड़कर कुणाल के पास आई और उसे शांत करते हुए कहने लगी,
देख ली इसकी असलियत। मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही है। सबके सामने शादी से मना करके ये हमें दिखाना चाहती है कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी बल्कि तुम इसके पीछे पड़े हो। जरूर ऐसा करने के पीछे भी इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। कामिनी जो जमीन पर गिरी थी वो भी गौतम का सहारा लेकर उठी। मनीषा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कामिनी ने कहा, मम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला इसकी क्या औकात कि ये कुणाल को मना करे। एक लड़की जिसकी समाज में कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हो और एक नाजायज बच्चे को अपने साथ लेकर घूम रही हो, भला उसकी क्या चॉइस हो सकती है। अगर कोई लड़का तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो रहा है तो इसे तुम अपनी किस्मत समझो, और अगर लड़का कुणाल जैसा हो तो समझ लो कि तुम सपना देख रही हो। कामिनी अब कमल डोगरा के पास जाकर कहने लगी, अंकल मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की बहुत चालबाज है। ये जानबूझकर सारा दिखावा कर रही है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुणाल को समझाऊंगी और इसका भूत उसके सिर से उतार कर रहूंगी। कामिनी की बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कामिनी से कहा, कामिनी तुम बीच में मत बोलो प्लीज। कुणाल ने दबी आवाज में बड़े गुस्से से अनिका से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? What do you want? कुणाल की बातों का जवाब देते हुए मनीषा ने कहा, भिकमंगी है ये, माँ की भिकमंगी बेटी। पैसे ही मांगेगी और क्या। अभी इसका भिकमंगा परिवार भी आया था हमारे घर भीख मांगने। उसके मामा हॉस्पिटल में हैं और उनका बिल भरने के लिए इनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। अरे जब पैसे नहीं हैं तो जी कर करेंगे क्या, मर जाने दें उन्हें। मनीषा की इस बात पर अनिका को बहुत गुस्सा आया। अनिका मनीषा की बात का एक करारा जवाब देना चाहती थी, मगर वो जवाब दे उससे पहले कॉरिडोर के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, किसने कहा हमारे खानदान के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं? सबने मुड़कर देखा तो पीछे से अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चल के आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलते हुए सबके पास आई और कहा, आप में से किसी को भी हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अनिका के फ्यूचर की। अंजलि के ये कहने के बाद सब लोग कुछ पल के लिए सिर्फ अंजलि को देखते रहे। कमल डोगरा अंजलि आंटी को गौर से देखने लगे। वो अंजलि आंटी के थोड़ा पास जाकर बोले, मिसेस मल्होत्रा आप यहाँ पर? कमल डोगरा के मुंह से मिसेस मल्होत्रा का नाम सुनकर गौतम और मनीषा हैरान हो गए। कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो जिनके साथ अपना नाम जोड़कर अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वही मिसेस मल्होत्रा अनिका के बचाव में बोल रही थी। मिसेस मल्होत्रा को देखते ही कमल डोगरा ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ पोलाइटली रिक्वेस्ट की, वेल मिसेस मल्होत्रा, मुझे पता नहीं था कि आप मनाली में पधारी हैं। मैं कई दिनों से आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? अंजलि ने अपना राइट हैंड ऊपर करके कमल डोगरा को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ किसी बिजनेस मीट के लिए नहीं आई हूँ। दिस इज माई फैमिली टाइम। इतना कहकर अंजलि आंटी अनिका के पास गई और अपने दोनों हाथ अनिका के कंधे पर रख कर बोली, एंड शी इज माई फैमिली। सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मनाली में किसी ने अनिका की साइड लेकर बात की हो। अंजलि आंटी ने अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं आज तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ और खास मेहमानों को इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। अंजलि आंटी ने खास शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था, जिससे बाकी खड़े लोग सोच में डूब गए। आखिर ऐसा कौन खास आदमी था जिससे मिसेस मल्होत्रा अनिका को मिलाना चाहती हैं? अंजलि ने अनिका से कहा, अब चलो बेटा, देर मत करो। जैसे ही अंजलि और अनिका चलने लगे, सामने खड़े लोग बस उन दोनों को फटी आंखों से देख रहे थे। वो लोग ये तक भूल गए कि वो अनिका और अंजलि का रास्ता रोक कर खड़े थे। अंजलि ने सबको रिक्वेस्ट करते हुए पोलाइटली कहा, सो नाउ कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? जैसे अनिका और अंजलि कॉरिडोर में आगे चलने लगे, अनिका ने देखा कि ठीक सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित को वहाँ देखते ही कमल डोगरा, कुणाल डोगरा और गौतम का परिवार ये समझ गया था कि मिसेस मल्होत्रा जिस खास इंसान से अनिका को मिलवाना चाहती थी, वो कोई और नहीं बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस रोहित मारवा था। कामिनी ये देखकर ईर्ष्या से झुलस गई थी। उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठी कसी कि उसकी उंगलियों के लंबे नाखून टूट गए।
कॉरिडोर के एक तरफ जब ये सब कुछ चल रहा था, तब रिया और आर्यन चुपके से थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में स्टेयरकेस पर जाकर बैठ गए। रिया ने अपने चेहरे से टाल से बनाया हुआ स्कार्फ हटाया और अपने फनी सनग्लासेस भी उतार दिए। जब आर्यन ने अपनी बहन रिया का चेहरा देखा तो रिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था। आर्यन समझ चुका था कि रिया ने उसे अंदर जाने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी। आर्यन ने रिया से पूछा, क्या मैं पानी लेकर आऊं? रिया ने पसीना पोंछते हुए आर्यन से कहा, अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर हमें यही छुप कर रहना होगा। तब तक मैं सोचती हूँ कि आगे क्या प्लानिंग करनी है। रिया और आर्यन बातें कर रहे थे, तभी रिया को ऐसा लगा जैसे उनकी बातें कोई पीछे खड़े होकर सुन रहा था। रिया और आर्यन ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। स्टेयरकेस की पहली सीढ़ी पर सनी खड़ा खड़ा कांप रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने कोई भूत देख लिया हो। रिया और आर्यन को एक साथ देखकर सनी की सांसें जम गई। ऐसा लग रहा था मानो सनी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। थोड़ी देर तक तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब थोड़ी देर बाद सनी की सांसें नॉर्मल होने लगी, तब आर्यन ने सनी से पूछा, चाचू, क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊं? कांपती हुई आवाज में सनी ने जवाब दिया, मेरा शक सही था, आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रिया को एक तरकीब सूझी। उसने सनी से कहा, देखो चाचू, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन मैं अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। रिया की ये बात सुनकर सनी ने तुरंत जवाब दिया, देखो, हो सकता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। कोई सुपर पावर्स नहीं होते, मैं जानता हूँ। और तुम आर्यन की क्लोन कैसे हो सकती हो? तुम तो एक लड़की हो और तुम्हारी बातों से ये भी साफ पता चलता है कि तुम काफी चालाक हो। तुम आर्यन की क्लोन नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ साथ उनकी बेटी भी मिल गई है। ये कहकर सनी ऊपर की ओर स्टेयरकेस चढ़ने लगा। आर्यन और रिया उसे रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने सनी का पैंट जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, सनी चाचू, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर सनी आर्यन की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। सनी जैसे ही थर्ड फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसे पीछे से आवाज आई, फॉलो माय ऑर्डर्स। अगर तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। उसने जब सीढ़ियों के नीचे खड़ी रिया को देखा, रिया की आंखों की चमक देखकर सनी समझ गया, स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टेयरकेस की तरफ खड़ी प्यारी सी लड़की जिसकी शक्ल हूबहू उसके भतीजे से मिलती थी, वही है। अपने गुरु की आवाज सुनकर सनी ने रिया से पूछा, क्या तुम ही स्वीट एंजल हो? रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ सनी को ऑर्डर करते हुए बोली, हाँ, मैं ही स्वीट एंजल हूँ, और गेम हो या रियल लाइफ, मेरे प्लेयर्स मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े या मेरी प्लानिंग के मुताबिक ना चले, ये मुझे पसंद नहीं। सनी दौड़कर सीढ़ियाँ उतरा और रिया के हाथ पकड़कर चूमने लगा। सनी आर्यन और रिया को पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्लीज कोई मुझे पिंच करो। अगर ये सपना है तो प्लीज मुझे जगा दो, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। रिया ने सनी का हाथ पकड़कर उसे बिना पूछे काट लिया। सनी जोर से चिल्लाया, हाँ, दिस इज रियल, दिस इज रियल। अपने हाथ को झटकते हुए सनी ने रिया से पूछा, अब मुझे ये तो समझाओ कि ये सब क्या है और ये सब भैया को बताने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? आर्यन ने सनी को सीढ़ियों पर बिठाया और उसे समझाने लगा, जरा सोचो, अगर आपने डैड को सब कुछ बता दिया और डैड को सब पता चल गया कि रिया की मॉम ही मेरी मॉम है, तो डैड क्या करेंगे? ये सुनकर सनी बिल्कुल चौंक गया। उसने आर्यन से पूछा, इसका मतलब ये कि वो मिस अनीका गुलेरिया वही तुम दोनों की माँ है? ये सुनते ही सनी समझ गया कि क्यों दोनों बच्चे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत किसी को पता चले, कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। दोनों बच्चों की अकल को दाद देते हुए सनी ने दोनों को सैल्यूट किया, फिर दोनों की प्लानिंग के लिए तालियां बजाने लगा। तभी रिया ने अपनी
उंगली लिप्स पर रखकर सनी को शोर मचाने से रोक लिया। सनी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और आवाज कम करते हुए रिया और आर्यन के लिए अपलॉड करने लगा। 5 साल पहले जब रोहित मारवा आर्यन को घर ले आया था तो सब हैरान रह गए थे। अचानक रोहित ने आकर सबसे कहा कि आर्यन उसका बेटा है। जब लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की कि आर्यन की माँ कौन है, तो रोहित ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सबसे कह दिया कि वो आर्यन की माँ का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता, ना ही किसी को उसके बारे में कोई जानने की जरूरत है। रोहित की उम्र भले ही कम थी, मगर उसकी काबिलियत के कारण मारवा खानदान के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कुछ हद तक रोहित से डरते भी थे। उसका लिया क्या फैसला, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मारवा खानदान के लिए लगभग आखिरी फैसला हुआ करता था। मगर रोहित की बातों से इतना तो साफ था कि आर्यन की माँ ने रोहित के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जो रोहित किसी को बताना नहीं चाहता था और ना खुद ही भूल पा रहा था। रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचू, क्या तुम ये हमारा छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? रिया की रिक्वेस्ट सुनकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाता। सनी का भी पिघल गया था, मगर उसके सामने बार बार रोहित का चेहरा आ रहा था। उसने रिया से कहा, मगर मैं ये इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। पिछली बार जब रोहित भैया ने मेरा छोटा सा झूठ पकड़ लिया था तो 7 दिन तक मुझे अपने घर वापस भेज दिया था। जरा सोचो, मैंने इतने दिन तक ना एक गेम खेली ना मोबाइल की ओर देखा। बस मेरा मन ही जानता है कि मैंने अपने घर पर वो दिन कैसे गुजारे थे। मुझे समझने की कोशिश करो। आखिर इतनी बड़ी बात मैं भैया से छुपाता हूँ और अगर उन्हें कहीं से पता चल जाए कि मैंने ये बात उनसे छुपाई है तो समझ लो रोहित भैया मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर भेज देंगे। फिर ना तुम मेरी गेमिंग गुरु होगी और ना मैं तुम्हारा फैन, ना मेरे पास मेरा मोबाइल रहेगा और ना ही मेरी गेमिंग की दुनिया। ये ख्याल आते ही सनी फिर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज में सनी रिया और आर्यन से कहने लगा, मुझे माफ करना, मैं इतनी बड़ी बात रोहित भैया से नहीं छुपा सकता। सनी की ये बात सुनते ही रिया ने अपनी आवाज और अपना टोन बदलते हुए सनी से कहा, ठीक है, फिर इस साल की चैंपियनशिप में टीम में किस किस को लेना है इसके बारे में मुझे भी सोचना होगा। जानते हो ना इस बार की चैंपियनशिप कितनी मजेदार होने वाली है। सनी के लिए गेमिंग चैंपियनशिप किसी सोल्जर को दिए गए मिशन से कम नहीं थी। रिया की दी हुई धमकी ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वीवीआईपी